ये सेकंड वीडियो है सी सेट के सीरीज़ का और मैंने 2023 का सी सेट का पेपर उठाया है विच वॉज ए नाइट मेयर फॉर ऑल दोज पीपल हु हैव अटेम्प्टेड द सी सेट ऑफ दैट ईयर। सो पिछले वीडियो में मैंने 3 क्वेश्चन उठाए पैसेज के। मूविंग ऑन, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन उठा रहा हूँ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है। सो अगेन जो मैंने पिछले वीडियो का टेम्पलेट था कि आप ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ो जो कि हर में रहता है, योर आंसर टू द आइटम शुड बी बेस्ड ऑन द पैसेज ओनली। ठीक है, ये कीवर्ड होता है। अब आते हैं और फिर दूसरा क्या टेम्पलेट मैंने बताया था कि सबसे पहले आप इसको पढ़ो, बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल इम्प्लीकेशन। पहले हमने क्या देखा था, एक बार उन्होंने क्रक्स पूछ दिया था, क्रक्स क्या है। एक बार उन्होंने अजम्पशन पूछ दिया था, अजम्पशन क्या है। ठीक है, तो ये कीप ऑन चेंजिंग ये क्या होता है, तो आप इसको सबसे पहले पढ़ना। ठीक है, ये तो कॉमन ही रहता है। मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल इम्प्लीकेशन, कुछ इन्होंने बात कही होगी, उसका इम्प्लीकेशन क्या है। ठीक है ना, उसका मतलब कॉन्सिक्वेंस क्या है, उसका रिपरकशन क्या है, ये हमें पूछा जा रहा है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं पैसेज पढ़ना। टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन इन सिटीज़, पॉलिसी मेकर्स थिंक दैट ड्रास्टिक एक्शन, पॉलिसी मेकर के बारे में है, जैसे उसमें देखा था इट सेल्फ एक पर्सन के बारे में था और उसको कैसे उन्होंने गलत करने की कोशिश किया, गवर्नमेंट शुड डू दिस डू डैट। ठीक है ना, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड। तो इसमें आप हमेशा सब्जेक्ट मैटर को पकड़ना। पॉलिसी मेकर्स थिंक दैट ड्रास्टिक एक्शन like temporary use of odd even number scheme for vehicle, closing schools, factories, construction activities and banning the use of certain type of vehicles are a way forward। मतलब एक तरह से नाराज चल रहे हैं जो ऑथर हैं, वो बोलना चाह रहे हैं कि पॉलिसी मेकर को ऐसा लगता है कि जो ड्रास्टिक एक्शन लेते हैं ना, ऑड इवन स्कीम लगा देते हैं, स्कूल को बंद कर देते हैं, फैक्ट्री को बंद कर देते हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को बंद करते हैं, वो वे फॉरवर्ड वो समझते हैं। ठीक है ना, पॉल्यूशन को कैसे करने के लिए। पर उनका टोन से ऐसा लग रहा है वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं इस चीज़ से। इवन देन द, देखिए आगे भी लिख गया, इवन देन द एयर इज़ नॉट क्लीन। ठीक है ना, वो अपना बता रहे हैं। व्हीकल्स मोर देन 15 ईयर्स ओल्ड कंप्राइज 1% ऑफ द टोटल एंड टेकिंग देम ऑफ द रोड विल नॉट मेक एनी। मतलब वो ये कहना चाहते हैं सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन 15 साल से पुराने व्हीकल होती है और वो मात्र 1% है, तो उसको हटाने से कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, फिर पढ़ते हैं बैनिंग सर्टेन फ्यूल्स एंड कार टाइप्स आर्बिट्रेली इज़ नॉट प्रॉपर। मतलब वो ये भी नाराज़ दिख रहे हैं कि किसी भी कार टाइप और फ्यूल को आप आर्बिट्रेरी बैन कर दे रहे हो, ये कीवर्ड है। उनको ऐसा लगता है कि आर्बिट्रेरी बैन किया जा रहा है और इससे वो खुश नहीं है। डीजल इंजन्स प्रोड्यूस मोर PM 2.5 एंड लेस CO2 दैन पेट्रोल और CNG इंजन। ठीक है ना, डीजल इंजन जो होता है वो ज़्यादा PM 2.5 प्रोड्यूस करता है और लेस CO2 करता है दैन पेट्रोल एंड CNG इंजन। ऑन द अदर हैंड बोथ डीजल एंड CNG इंजन प्रोड्यूस मोर NOx दैन, इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस करता है दैन पेट्रोल। नो वन हैज़ मेजर्ड द अमाउंट ऑफ NOx दैट CNG आर इमिटिंग। ये भी एक की पॉइंट बता रहे हैं कि किसी ने मेज़र नहीं किया अमाउंट। ठीक है ना, डेटा इसका मतलब कम है। आर्बिट्रेरी बैन्स, फिर से ये आर्बिट्रेरी से इनको प्रॉब्लम है। आर्बिट्रेरी बैन्स ऑन व्हीकल डेट हैव पास्ड मैंडेटेड फिटनेस टेस्ट एंड पीरियोडिक पॉल्यूशन टेस्ट आर अनफेयर। ठीक है ना, एक तरह से वो कहना चाह रहे हैं कि आर्बिट्रेरी बैन कर दिया जाता है वैसे वैसे व्हीकल को भी जिसने फिटनेस टेस्ट पास किया है, जो कि ऑफिस से जो जाता है गवर्नमेंट के जो ट्रांसपोर्ट ऑफिस से, उसको बैन कर देते हैं क्योंकि उनको पॉल्यूशन को कम करना है। इससे वो खफा हैं ऑथर। व्हाट इज़ नीडेड इज़ द साइंटिफिक एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट द सोर्स ऑफ पोल्यूटेंट्स। और वो लास्ट में इतना से उनको प्रॉब्लम था, अब वो अपना मेज़र दे रहे हैं। क्या चाहिए कि साइंटिफिक एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन चाहिए अबाउट द सोर्स ऑफ पोल्यूटेंट, वो मेज़र ही बता रहे हैं, सोर्स ऑफ पोल्यूटेंट का चाहिए ऑन अ कंटिन्यूइंग बेसिस एंड द टेक्नोलॉजी दैट विल वर्क टू रिड्यूस पोल्यूशन फ्रॉम देम। ठीक है, ये समझ में आ गया कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और क्या चीज़ से उनको प्रॉब्लम है। अब स्टेटमेंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल इम्प्लीकेशन है, आर्बिट्ररी कर्व्स ऑन व्हीकल टू रिड्यूस पॉल्यूशन आर डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंटेशन की तो बात ही नहीं कही गई है, इम्प्लीमेंटेशन का कहीं चर्चा हुआ है क्या, इसमें इम्प्लीमेंटेशन की कोई बात नहीं है, तो आप इसको हटा दोगे। उन्होंने ये बात बोला है कि आर्बिट्रेरी अगर कर्व करते हो इससे कुछ होने जाने को नहीं है। क्यों नहीं होने जाने को है, उसका भी उन्होंने रीज़न दिया कि 15 साल से ज़्यादा 1% ही होता है, जो यहाँ पे मेंशन किया है। पर इम्प्लीमेंटेशन की बात नहीं कही है। वही मैं बोला कि ये टिप क्या है ऐसे सवाल को सॉल्व करने का, चारों ऑप्शन को बहुत ही केयरफुली पढ़ो लाइक ए हॉक, और उसमें है ना वर्ड में कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा जिससे है ना वो एलिमिनेट हो रहा होगा, बस उसको पकड़ना है, बस ख़त्म करना है। और इसको है ना आपको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है, इसको लाइन बाय लाइन पढ़ना है। दिस इज़ द टिप। द टिप इज़ ऑप्शन के एक एक लाइन को पढ़ना है और उसमें कुछ भी ऐसा मिल गया तो उसको एलिमिनेट कर देना है। इसको लाइन बाय लाइन पढ़ के आप टाइम वेस्ट करते हो, इससे ना आपको एक गेस्ट और आइडिया लगना चाहिए। ठीक है ना, बनाना इनको यहीं पर है। नी जर्क रिएक्शन कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन बट एन एविडेंस बेस्ड अप्रोच विल बी मोर इफेक्टिव। एविडेंस बेस्ड अप्रोच
ज़्यादा इफेक्टिवली इसकी बात कही गई है। तो मुझे थोड़ा लग रहा है, सेंस हो रहा है, क्योंकि ऊपर मैं जब पढ़ रहा था तो उन्होंने मेंशन किया है इस बात को कि कोई साइंटिफिक एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। व्हाट इज़ नीडेड इज़ साइंटिफिक एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट द सोर्स ऑफ पोल्यूटेंट एंड कंटिन्यूइंग बेसिस दैट विल वर्क टू रिड्यूस। तो ये जो साइंटिफिक एंड रिलायबल जो इन्फॉर्मेशन है, ये यही तो है एविडेंस बेस्ड अप्रोच। क्योंकि उन्होंने बोला है कि ज़्यादा डेटा भी नहीं है हमारे पास, नो वन हैज़ मेजर द अमाउंट, बहुत सारी चीज़ की डेटा नहीं है, ठीक है। तो टू तो अभी दिख रहा है, अभी आगे देखते हैं। हेवी पेनल्टी शुड बी इन्फोर्स्ड, फिर ये थोड़ा सा आगे बात कर दिया मैं, या यहीं से मेरा मन खटक गया कि भाई ये कुछ गड़बड़ है। क्यों है? क्योंकि हेवी पेनल्टी शुड बी इन्फोर्स्ड ऑन दोज ड्राइविंग विदाउट पीरियोडिक। इसकी बात कहाँ कही है? पीरियोडिक इन्होंने तो अपनी आपत्ति जताई है कि भाई आर्बिट्रेरी जो बैन कर देते हो आप, ठीक है ना, जो कि ऑलरेडी पीरियोडिक पॉल्यूशन टेस्ट पास कर चुके हैं, ठीक है, इनसे उनको नाराज़गी था। तो सी ऐसे ही हटा दो, क्योंकि हेवी पेनल्टी की कोई बात नहीं कही गई है, ठीक है। सो हेवी पेनल्टी गलत। इन द एब्सेंस ऑफ लॉज टू डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ पोल्यूशन द एडमिनिस्ट्रेशन टेंड्स टू मेक आर्बिट्रेरी डिसीजन। आर्बिट्रेरी डिसीजन की तो बात हुई है कि आर्बिट्रेरी कर देते हैं, पर लॉ की बात कहाँ है? इन द एब्सेंस ऑफ लॉ कहीं बात है क्या? इन द एब्सेंस ऑफ लॉ टू डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ पोल्यूशन, नहीं, लॉ तो होना ही चाहिए, अजम्पशन भी हो सकता है, पर इन द एब्सेंस ऑफ लॉ की बात कहाँ है? इन्होंने तो ये कहा इन द एब्सेंस ऑफ डेटा, इन द एब्सेंस ऑफ कितना NOx रिलीज़ हो रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ कोई रिलायबल इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसके कारण आर्बिट्रेरी बना रहे हैं, ठीक है ना, डिसीजन ले रहे हैं पॉलिसी मेकर। इन द एब्सेंस ऑफ लॉज नहीं है। तो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे इसको रिप्लेस किया है, तो ये हट गया, तो सीधा एकदम बी दिख रहा है, सिंपल एविडेंस बेस्ड अप्रोच की बात की गई है, और ये डिस्कशन इस वाले लाइन में हुआ है। सो इन शॉर्ट अगर आप देखोगे, अगर आपको इसको मैं समअप करूँ, तो आप इसको वेग आइडिया लोगे ये वाला बात को, ठीक है ना, इसका आप सरसरी निगाहों से 20 सेकंड पढ़ोगे, ठीक है, 20 सेकंड में आप इसको पढ़ोगे, तो उसके बाद आप ऑप्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ोगे। ऑप्शन में आपने पढ़ा इस सवाल को, आर्बिट्रेरी कर्व्स ऑफ लिक्विड और डिफिकल्ट इम्प्लीमेंट की बात कहाँ गई? हट गया। नीजर रिएक्शन कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन बट एन एविडेंस बेस्ड अप्रोच, एविडेंस बेस्ड अप्रोच की बात हुई है। साइंटिफिक एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। हेवी पेनल्टी शुड बी, ये फिर आगे प्रिस्क्रिप्शन मोड में चले गए कि क्या करना चाहिए, इसकी बात नहीं हुई। इन द एब्सेंस ऑफ लॉज, लॉज की बात कहाँ हुई है भाई? इन द एब्सेंस ऑफ लॉज, इन द एब्सेंस ऑफ रिलायबल इन्फॉर्मेशन हो गया, बी सिंपल, खत्म, गेम ओवर, ठीक है ना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है वो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। इसमें फिर से हम वही करेंगे टेम्पलेट कि पहले डिस्क्रिप्शन में जो कीवर्ड है उसको पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द लॉजिकल इन्फेरेंस। अभी हमने देखा था क्रक्स देखा था, हमने अजम्पशन देखा था, पिछले में हमने इम्प्लीकेशन देखा था, अब ये देख रहे हैं लॉजिकल इन्फेरेंस। ये काफ़ी कॉमन इनका वर्ड है। लॉजिकल इन्फेरेंस मतलब कुछ बातें दी गई हुई हैं, ठीक है ना, कुछ एविडेंस दिया गया हुआ, अगर इस बेसिस पर आप क्या कंक्लूड करते हो, ठीक है ना। सो इट इज़ बेसिकली कंक्लूजन, ठीक है ना, बेस्ड ऑन द अबव मेंशन फैक्ट्स एंड एविडेंसेस, ठीक है। तो ये हो गया लॉजिकल इन्फेरेंस। अब हम दूसरा टेम्पलेट के हम इसको कर्सरी तरीके से पढ़ेंगे, और मेन जो तोड़ना है हमें इस ऑप्शन में तोड़ना है। इस ऑप्शन में एक सही होगा और बाकी कहीं ना कहीं कुछ हमें ऐसा चुभने वाला चीज़ दिख जाएगा जो कि आइदर वो पैसेज में नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, वो एक्स्ट्रापोलेट कर रहे होंगे, या फिर क्या हो रहा होगा, थोड़ा सा उल्टा बात कर रहे होंगे। तो ऐसे ही डिफरेंट वेरिएशन होगा, तो हमें वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से गौर करने की ज़रूरत है, ठीक है ना, और पहले एक आइडिया ले लेने की ज़रूरत है। और जो सही होगा वो कोई ना कोई एक पार्ट होगा पैसेज का जिससे वो कोराबरेट हो रहा होगा, ठीक है ना। बस यही 3-4 टेम्पलेट हैं जिससे सारा सॉल्व हो जाता है। आगे कुछ नया मिलेगा तो उसको भी ले लेंगे, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर इनकरेज कंपनीज टू प्रोवाइड अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल। मतलब अगर अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर होगा तो वो कंपनी अकाउंटेबल होगी, कंट्रोल होगा। वही काम ही है ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस। क्या होता है कि आप एक अच्छा शेयर होल्डर रखो, एक इंसान को भी रखो जो कोई भी अंदर किसी का ग्रीवेंस हो तो उसको रिड्रेस करे। तो यही सब बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो कि एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर को बनाता है, ठीक है। सो अ फंडामेंटल रीज़न वाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस हैज़ मूव्ड ऑन टू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एजेंडा वर्ल्ड वाइड हैज़ बिन द रैपिड ग्रोथ इन इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट, ठीक है। तो ये बोलना चाह रहा है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो चीज़ थी, मतलब एक कॉर्पोरेट का गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसा हो, ये जो चीज़ थी अब थोड़ा सा इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ग्लोबल एजेंडा में आ गया है, ठीक है। क्यों आ गया है? क्योंकि ग्रोथ इन इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट, मतलब इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट काफ़ी ग्रो हो गया। तो कैपिटल मार्केट में क्या हो गया, इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है ना, कुछ लोग। तो कॉर्पोरेट जो है दिखाना चाहती है कि भाई हम देखो CSIR अच्छे से ऑब्लिगेट कर रहे हैं, हमारा गवर्नेंस स्ट्रक्चर अच्छा है, तो आप पैसा यहाँ लगाओ, इन्वेस्ट करो, ठीक है ना। तो उनका बैलेंस शीट हो, सब कुछ हो, काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि कैपिटल अगर मान लो कि हम बहुत अच्छे से मैनेज किए हुए हैं तो कोई मेरे अच्छी चीज़ों का कोई
आपको कोई टेंजिबल बेनिफिट ही नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या ही हमको इंसेंटिव मिलेगा अच्छा करने का, ठीक है। तो इसीलिए आप कह सकते हो कि इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट का जो ग्रोथ हुआ उसके कारण कॉर्पोरेट गवर्नेंस अब थोड़ा सा कॉर्पोरेट compete करने लग गई, ठीक है ना, ग्लोबल लेवल पर कि भाई हमें दो पैसे, हमें दो। इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन्हेंसेस एक्सेस टू, यही एक्सटर्नल फाइनेंसिंग होगा, अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगा। बाई फर्म्स लीडिंग टू ग्रेटर इन्वेस्टमेंट होगा, फिर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, ग्रोथ होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा। इन्वेस्टर लुक टू प्लेस देयर फंड्स वेयर द स्टैंडर्ड ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ टाइमली एंड एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल स्टेक होल्डर आर मेड। मतलब इन्वेस्टर वहाँ अपना पैसा लगाना चाहती है जहाँ पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का स्ट्रक्चर अच्छा हो, बोले तो उसका मतलब क्या हुआ, स्टैंडर्ड ऑफ डिस्क्लोजर अच्छा हो, टाइमली हो, एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहा हो, ठीक है ना, सारे स्टेक होल्डर का अच्छे से ध्यान दिया जा रहा हो, एकदम माइनॉरिटी स्टेक होल्डर की भी चीज़ों को ध्यान रखा जा रहा हो। तो यही हो गया कॉर्पोरेट गवर्नेंस का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आते हैं मेन जो डील आता है ऑप्शंस, इसमें किसी ऑप्शन में कुछ ना कुछ घूमेगा। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एजेंडा। अब इसको है ना मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ ताकि अच्छा सा आपको दिखे, चमके। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एजेंडा ऑफ कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड, फिर ये मेरे को खटक रहा है, टू इंश्योर एक्सेस टू गुड एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। ये देखो कहाँ बात हुई है, कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड बात की गई है। बात क्या की गई है, बात की गई है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एजेंडा वर्ल्ड वाइड, ठीक है ना, मूव हो गया। मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस अब जो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एजेंडा जो होता है ग्लोबल एजेंडा, उसमें मूव ऑन हो गया है। इसका मतलब थोड़ी ना ये बात बोल, और ये क्यों मूव ऑन हुआ, क्योंकि इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट अभी डेवलप हो गई है। इसका कहाँ से ये लेना देना है कि वो बोल रहा है कि इंपॉर्टेंट एजेंडा हो गया है कंट्री का अराउंड द वर्ल्ड। कंट्री का तो कुछ बात ही नहीं हो रहा उनके एजेंडा के बारे में, ये तो कॉर्पोरेट का बात हो रहा है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस से, अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस से उनको एक्सेस मिल जाता है, ये बात हो रहा है। और क्योंकि एक्सेस मिलता है तो थोड़ा ध्यान रखते हैं, ठीक है, ये बात हो गई। फिर इन्वेस्टर वहीं करना चाहता है जहाँ पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है। क्यों करना चाहता है, क्योंकि वो उनको थोड़ा सा फील देता है कि भाई ये अच्छा है, सब कुछ अच्छे तरीके से किया हुआ है, तो उनकी एक तरह से क्रेडिबिलिटी अच्छी होती है इन फ्रंट ऑफ इन्वेस्टर्स, इसीलिए वो यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसलिए जो अच्छे उनको कैपिटल मार्केट मिलेगा, यही तो बात है। तो इसमें ये बात कहाँ से है, तो इसको हटाओ। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव द क्रेडिबिलिटी, ये तो मदरहुड एंड एप्पल पाई वाली बात है, नॉर्मल बात है, ठीक है, मतलब इन्फ्लुएंस ले सकते हो। आई थिंक ये जस्ट लाइक एक अजम्पशन जो था जो पिछले वीडियो में कि बेटर प्रिवेंशन पर ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करते हैं, क्योर पर ज़्यादा करते हैं, वही वाला कॉमन बात इसमें भी लग रहा है कि गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो होगा क्रेडिबिलिटी ऑफ द फर्म्स को बढ़ाएगा। कैसे, जैसे इसमें जो वो बात कही गई है, इसमें क्या कही गई है कि इन्वेस्टर लुक टू प्लेस देयर फंड वेयर द स्टैंडर्ड ऑफ इक्वल टू है। इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगा तो उसको एक्सटर्नल फाइनेंसिंग मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि उनका क्रेडिबिलिटी अच्छा है, ठीक है ना, तो ये आप इन्फर कर सकते हो, इसलिए मिलता है, ठीक है। और वो कैसे क्रेडिबिलिटी अच्छी बनती है, वो इसलिए बनती है क्योंकि वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ डिस्क्लोजर और टाइमली एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ये सब करते हैं, प्लस अकाउंटेबिलिटी और कंट्रोल भी अच्छा देता है, ठीक है ना, ये सब रीज़न हो सकता है। तो ये मतलब ठीक है, एक कॉमन इन्फ्रेंस मुझे लग रहा है। आगे देखते हैं कहीं इससे अच्छा कुछ मिल जाए, क्योंकि ये बेस्ट पूछता है, बेस्ट। फिर पता है इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट इंश्योर दैट द फर्म्स मेंटेन गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मतलब इंटरनेशनल कॉर्पोरेट मार्केट जो है वो इंश्योर करता है कि फर्म मेंटेन करेगा गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। यार फिर ये उल्टा बात घुमा दिया है, ठीक है। कहा यह गया है कि अगर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगा तो आपको एक्सेस मिलेगा इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट से, ठीक है ना, लोग उसमें फाइनेंस करने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कहा गया है कि आप बस इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट रख दो तो अपने आप है ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा हो जाएगा। नहीं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा रहेगा तो ये आपको हेल्प करेंगे, ठीक है ना। तो ये बात को घुमाई गई है। या अगर आप इसको सही मान लेते हो ना तो आप कुछ ज़रूरत से ज़्यादा इन्फ्लुएंस अपना है ना ओवर कर रहे हो, ठीक है ना। सो ये रॉन्ग है, यहाँ पर उल्टा बात कही गई है, ठीक है। आप यहाँ देखो ये स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगा तो एक्सेस मिलेगा एक्सटर्नल फाइनेंसिंग से। ये नहीं बोला है कि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है अच्छा होने लग गया है, ठीक है ना। तो ये एक तरह से रिवर्स बात कही गई है, ठीक है, दिस इज़ रॉन्ग। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस पेव्स द वे फॉर रोबस्ट। अब यार रोबस्ट सप्लाई चेन की कहाँ बात हो गई। मैं बोला ये जब भी ये कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन देते हैं तो एक दो स्टेटमेंट तो ऐसे देंगे जिसका कोई लेना ही देना नहीं है, ठीक है ना। और तीसरा एक ऑप्शन ऐसे देंगे जो इससे लेना देना होगा, जैसे कि सी क्वेश्चन में, और उसको ध्यान से पढ़ोगे आप तो आपको पता चलेगा कि नहीं बात से थोड़ा सा घुमा है, ठीक है। सो टिप ऑफ दिस कंप्रीहेंशन इज़ आप चारों स्टेटमेंट को पढ़ो बहुत ध्यान से, ठीक है। जो हो सकता है बहुत ही नॉर्मल बात हो, जैसे बी जो बात कही गई है बहुत ही जनरलिस्टिक बात कही गई है, वही सही निकल जाए। सो डोंट बिकम वेरी क्या कहता है जेम्स बॉन्ड टाइप की, नहीं हम कुछ बहुत अतरंगी कुछ बहुत ही अच्छा ऑप्शन ढूंढ करके उसको सही मारेंगे। आई थिंक इट इज़ लेस अबाउट फाइंडिंग द राइट ऑप्शन, इट इज़ अबाउट
एलिमिनेटिंग द रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है। तो ये कुछ मुझे बहुत ज़्यादा जम नहीं रहा था, पर यहाँ मैंने कुछ ना कुछ मुझे इशू दिख गया। वो इशू क्या था, एक बार फिर से मैं उसको समाप्त कर रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट एजेंडा ऑफ द कंट्री, ये इशू है। यहाँ तो रिवर्स किया है भाई साहब ने, तो इसको इशू है। और यहाँ रोबोट सप्लाई चेन, सो बी विल बी माई आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है वो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें देखते हैं, फिर से वो टेम्पलेट फॉलो करेंगे। पहले हम डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल इन्फेरेंस, ठीक है ना। तो मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल इन्फेरेंस कौन सा है उसको देखेंगे, ठीक है। सो पहले हम इसको देखते हैं, ठीक है, कि क्या है। अब स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। एलिफेंट्स आर लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स, ठीक है। लैंडस्केप का एक तरह से उनको आर्किटेक्ट ही बोल दिया गया है। क्रिएटिंग क्लियरिंग्स इन द फॉरेस्ट, ठीक है ना, फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं, ठीक है। प्रिवेंटिंग ओवर ग्रोथ ऑफ सर्टन प्लांट स्पीसीज़, ठीक है। फिर वो कुछ प्लांट स्पीसीज जो बहुत ज़्यादा ओवर ग्रो हो जाता है उसको भी वो क्लियर कर देते हैं। एंड अलाउंग ए स्पेस फॉर रीजनरेशन ऑफ अदर, अब वो कुछ को हटाएंगे तो ऑब्वियसली रीजनरेट होगा, अलग कोई के स्पेस मिलेगा नहीं। तो बहुत सारे जैसे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, छोटे छोटे प्लांट स्पीसीज़ हैं, उस सबको मतलब क्लियर करते हैं, तो ही तो दूसरे टाइप के जो चीज़ें हैं वो उग पाएगी, ठीक है ना। तो दैट इज़ द रोल दैट दे प्ले, ठीक है ना। सो ये सही है। आगे देखते हैं, मतलब रीजनरेट करेंगे अदर को तो वो प्रोवाइड करेगा सस्टेनेंस टू अदर हर्बीवोर एनिमल्स। मतलब कुछ हर्बीवोर एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट को ही फीड करते हैं, ठीक है। तो उसको उस जो प्लांट जो जनरेट होंगे उस पर जो डिपेंडेंट हर्बीवोर होंगे उसका भी एक तरह से सस्टेनेंस हो रहा है। एक तरह से एलिफेंट का इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि क्या क्या रोल है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। एलिफेंट ईट प्लांट्स फ्रूट्स एंड सीड्स प्रोपगेटिंग द सीड्स व्हेन दे डिफिकेट इन अदर प्लेसेस एज द ट्रेवल, मतलब वो प्लांट खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, सीड खाते हैं, और सीड को भी प्रोपगेट करते हैं थ्रू देयर डिफिकेशन while they travel. Elephant dung provides nourishment to plants and animals and act as a breeding ground for insects, ठीक है। अब एलिफेंट डंग में भी ऑथर को बेनिफिट दिख रहा है कि वो नरिशमेंट करता है प्लांट एनिमल का। सो इन अ शॉर्ट मतलब ऑथर इज़ इन टोटल लव विथ एलिफेंट। इन टाइम्स ऑफ ड्रॉट दे एक्सेस वाटर बाय डिगिंग हॉल्स, ये तो भाई प्रैक्टिकल यूटिलिटी हमने देखा भी है बहुत सारे वीडियोज़ में। विच बेनिफिट अदर वाइल्ड लाइफ, ठीक है ना, वो होल डिग करते हैं जिससे वाटर को एक्सेस हो जाता है, ठीक है। और उससे फिर वो जो वाटर सोर्स है उसका बेनिफिट अलग वाइल्ड लाइफ को भी होता है, ठीक है। फेयर इनफ। तो ये अभी तक हमने पढ़ लिया इसको। अब देखते हैं मेन जो गेम स्टार्ट होगा यहाँ से होगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल इंटरफेरेंस, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। द होम रेंज ऑफ एलिफेंट्स नीड टू बी अ वास्ट एरिया ऑफ रिच बायोडाइवर्सिटी। ये होम रेंज की बात जो है मतलब वो होना चाहिए, मतलब आप समझ रहे हो कैसे बात को है ना, मतलब बात कुछ हो उसके आसपास है ना एक नया क्लॉज दे देते हैं और बोलते हैं कि यही लॉजिकल इन्फरेंस है, ठीक है। होम रेंज ऑफ एलिफेंट नीड टू बी अ वास्ट एरिया ऑफ रिच बायोडाइवर्सिटी, ये कहाँ बोला गया है? हो तो हो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जहाँ एलिफेंट रहते हैं उसके आसपास मतलब बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होना चाहिए। इसका कहाँ से इन्फरेंस मिल गया? इसमें तो सिर्फ बात कही है कि एलिफेंट रहता है, फॉरेस्ट को क्लियर करता है और क्लियर करके वो कुछ प्लांट स्पीसीज़ को भी हटाता है, इससे बाकियों को भी जगह मिलता है, दे गेट रीजनरेटेड, और फिर वो हर्बीवोर इससे मतलब सस्टेन होते हैं, बस यही बात कही गई है। इससे क्या लेना देना है? तो इससे हटाओ आप इसको। एलिफेंट्स आर द की स्टोन स्पीसीज़ एंड दे बेनिफिट द बायोडाइवर्सिटी, कह सकते हो। की स्टोन जो स्पीसीज़ है वो वही होता है ना जो की है, जिस पर बहुत कुछ निर्भर है। अभी तक पूरे इस में तो यही हमें दिख रहा था कि भाई एलिफेंट भाई साहब इतना सारा काम कर रहे हैं, ये भाई साहब वो फॉरेस्ट क्लियर कर रहे हैं, फिर इन पर डिपेंडेंट है कुछ जो रीजनरेट हो रहे हैं, वो इन पर डिपेंडेंट है रीजनरेशन, ठीक है, ये देखा। फिर हमने देखा कि जो रीजनरेट हो रहे हैं उससे हर्बीवोर का फ़ायदा हो रहा है, तो एक तरह से हर्बीवोर भी जो हैं वो डिपेंडेंट हो गए एलिफेंट पर, ठीक है, ये भी हमने देख लिया। फिर हमने देखा कि वो कैसे सीड को प्रोपोगेट करता है, तो एक तरह से प्लांट भी नए नए क्रिएट होंगे क्योंकि वो सीड प्रोपोगेट करता है वाइल्ड डेफिकेटिंग। फिर हमने देख लिया कि कैसे उनका जो डंग है, एलिफेंट डंग है, वो ब्रीडिंग ग्राउंड है इंसेक्ट्स का, तो एक तरह से इंसेक्ट्स भी डिपेंडेंट हो गए एलिफेंट पर, ठीक है। अब हमने ये देख लिया कि कैसे वो होल डिग करते हैं जिससे एक वाटर रिसोर्सेज का भी काम करता है बाकियों के लिए, ठीक है, जो बेनिफिट करता है। तो एक तरह से पूरी तरीके से देखो आप, ठीक है ना, टू कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये पूरा जो ये पैसेज है वो बस यही हाईलाइट कर रहा है कि वो की स्टोन स्पीसीज़ है, मतलब इस पर कितनी चीज़ें डिपेंडेंट है। की स्टोन स्पीसीज़ मतलब एक है जिसके बेनिफिट्स बहुत जगह है, तो आप देख लो इंसेक्ट से लेकर हर्बीवोर से लेके
क्या कहता है, रीजनरेशन ऑफ अदर से लेके सीड से लेके सब कुछ में तो यही बात की गई है। तो बी तो भी मुझे बहुत सही लग रहा है। अब आगे देखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमेशा सवाल में बेस्ट रिफ्लेक्ट रहता है। रिच बायोडाइवर्सिटी कैन नॉट बी मेंटेन्ड इन द फॉरेस्ट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एलिफेंट। मतलब रिच बायोडाइवर्सिटी मेंटेन नहीं हो सकती है फॉरेस्ट में। ये कहता है कि देखो फिर से वही टेम्पलेट यूज़ किया है जो मैं हमेशा जीएस में एक आपको क्रैक करने की ढूंढ कर रहा था, कि एक टेम्पलेट यूज़ करता है एग्जामिनर और उसी टेम्पलेट में बनाता है, जिसमें मैंने हिस्ट्री का टेम्पलेट एक्सपोज़ किया है, ज्योग्राफी का टेम्पलेट एक्सपोज़ किया है। तो इसी तरह से ये कॉम्प्रिहेंशन का भी लगता है टेम्पलेट बनाना पड़ेगा मुझे डर्टी ट्रिक्स करके, ठीक है ना। डू यू गाइज वांट इट, डू लेट मी नो, ठीक है। उसमें है ना, आई एम जस्ट जोकिंग, उसमें है ना ये यही करते हैं कि इसमें क्या भी हमने जस्ट 22nd या 21st क्वेश्चन में देखा कि वो है ना बात कुछ बोला गया, इसको रिवर्स करके आपको लगेगा ये सिमिलर टाइप की बात है, पैनिक करोगे आप एग्जाम हॉल में टाइम कंस्ट्रेंट में और आप ये कर दोगे, ठीक है। पर यहाँ देखोगे रिच, इसने कहा है कि रिच बायोडाइवर्सिटी को हेल्प करता है, ठीक है ना। एलिफेंट जो है बायोडाइवर्सिटी को बेनिफिट करता है। ये नहीं कही गई कि रिच बायोडाइवर्सिटी जो है मेंटेन ही नहीं हो सकती है विदाउट एलिफेंट का, ठीक है ना। एलिफेंट पर कैसे बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट है, ये बात कही गई है। तो पैसेज में बात होती है एक्स, ये x+1 x-1, ठीक है ना। ये बात करके ना आप कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। सो आप बहुत ही केयरफुल्ली स्टेटमेंट पढ़ा करो, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। एलिफेंट्स आर कैपेबल ऑफ रीजनरेटिंग फॉरेस्ट विथ स्पीसीज एज पर देयर रिक्वायरमेंट। आर कैपेबल ऑफ रीजनरेटिंग फॉरेस्ट विथ स्पीसीज। इसमें बात की गई है कि एलिफेंट जो है फॉरेस्ट को क्लियर करता है, ठीक है। और जब क्लियर करता है तो उसके कारण कुछ का जो ओवर ग्रोथ होने लगता है प्लांट स्पीसीज़, वो रुक जाता है, क्योंकि उसको भी क्लियर हो कर दिया। अगर फॉरेस्ट क्लियर होगा, फॉरेस्ट के साथ बहुत ज़्यादा प्लांट स्पीसीज़ जो है जिसका ओवर ग्रोथ हो चुका है वो भी क्लियर हो जाएगा। और जब वो क्लियर होगा तो रीजनरेशन अदर का होगा। इतनी ही बात उसने बोली है। पर इसने बोला कैपेबल ऑफ रीजनरेटिंग फॉरेस्ट विथ स्पीसीज एज पर देयर रिक्वायरमेंट। ऐसा थोड़ी ना कि उनके मन का है कि ये स्पीसीज़ को हम कर देंगे। भाई रीजनरेट होगा वो अपना नेचुरल प्रोग्रेशन होगा, नेचुरल इवॉल्व हो करके अदर होगा। ये जो अदर है ये एलिफेंट के हाथ में थोड़ी ना है कि भाई हम इसको रीजनरेट करवाएंगे अपने हिसाब से, ठीक है ना, एज पर देयर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा इन्होंने किया है, बहुत ही डिटेल पर गया है। तो ये पैसेज काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी डिटेल को ले करके मतलब आपको साइड ट्रैक करने की कोशिश किया गया। तो आप ध्यान से पढ़ोगे तो इसको आप पकड़ लोगे। जैसे एलिफेंट्स आर कैपेबल रीजन एज पर देयर रिक्वायरमेंट नहीं है, एज पर द रिक्वायरमेंट नहीं है, रीजनरेशन ऑफ अदर होगा एज़ पर द नेचुरल प्रोग्रेशन, ठीक है। तो इसको हटा दोगे। सो बी के बारे में ही ये पूरा पैसेज है। इट इज़ लाइक अ यूफेमिज्म फॉर एलिफेंट, की एलिफेंट का जो मैं बोल रहा था बहुत प्यार दिख रहा है, ठीक है ना। सो दैट्स इट। सो इसी तरीके से जो टिप क्या होगा आपको, टिप ये होगा कि कर्सरी आप पढ़ो, इसका थीम समझो। थीम समझने के बाद आप ऑप्शन को बहुत ध्यान से पढ़ो और ऑप्शन में थोड़ा थोड़ा ट्रिंकिंग होगा, आसपास का टिंकरिंग जो होगा उसको ध्यान रखना और एलिमिनेट करने की कोशिश करना। और जो सही ऑप्शन होगा कभी कभी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, उसको ना बहुत अच्छे से चाशनी लगाया गया रहता है कि भाई इसको सही बनाना है, और ना ही कुछ ऐसा डाला गया रहता है जिससे गलत ही हो। जो गलत है उसको आप ढूंढ करके, जैसे एक बार मैं फिर रिकैप कर दूँ, यहाँ पर इज़ नीड्स टू द होम रेंज ऑफ नीड्स टू बी वास्ट एरिया, ये अपने से बात बोली गई है, इसका कोई लेना देना नहीं है। फिर रिच बायोडाइवर्सिटी नहीं मेंटेन होगी, ऐसा नहीं, वो हेल्प करता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके बिना होगा नहीं। फिर रीजनरेट करता है फॉरेस्ट को, पर एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट नहीं होगा, ठीक है ना। वो जस्ट अपने आप क्लियर करेगा फॉरेस्ट को, ओवर ग्रोथ वाले हटेंगे तो कोई दूसरा आ जाएगा, ख़त्म। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एलिफेंट इज़ डिक्टेटिंग दैट मूव। एलिफेंट एक चीज़ को ट्रिगर करेगा और उसके कारण बी अपने आप हो जाएगा ट्रिगर, इसका इससे कोई लेना देना नहीं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंसेस क्लियरली। मुझे लगता है कि मैंने एक मेथड दिया है, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा क्लैरिटी दिया है, और धीरे धीरे आपको और ज़्यादा ईज आउट होते चला जाएगा। सो आई एम पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एफर्ट to creating this kind of videos, so do like it, share it and subscribe it, and keep sharing with your friends, those who are in genuine needs. If I see ample support being shown to this kind of videos, then I will continue the series further, again, and I will take up 2024 CSAT paper also. And if you people want this CSAT thing to continue and want me to explore the maths portion also, that will be fun, तो उसको भी मैं करूँगा। बट बिफोर दैट यू हैव टू जस्ट हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है ना, सो दैट मतलब लगे कि यहाँ काफ़ी लोगों को बेनिफिट हो रहा है, इन्फो मेरा कंटिन्यू रहे। और अगर रिस्पॉन्स अच्छा है तो आई विल कंप्लीट द एंटायर थिंग, मतलब पूरा CSAT 2023 जो है उसको मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप एवरी क्वेश्चन, ठीक है ना। सो सी यू सून।